हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर। आपकी क्लास 9 का ये है एंड बहुत ही मजा आएगा आपको इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें नाम से कुछ पता लग रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम की बातें होंगी, बिल्कुल हाँ। एटम की इस पूरे चैप्टर में हम एटम पढ़ेंगे, एटम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। किसने डिस्कवरी करी एटम की, ठीक है, और आगे बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। तो आपका काम क्या, आपको बस थोड़ा सा कष्ट करना है कि नोटबुक पेन निकालनी है, जो जो मैं लिखवाऊंगी वो आपने नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द एटम इज एन इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टेबल एंड वेरी स्मॉल पार्टिकल। एक एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। इंडिस्ट्रक्टेबल, उसे हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। एंड स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही छोटा होता है एटम, आपको पता है ये बहुत ही छोटा, ठीक है, हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। अब एक नवा वर्ड आया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एन एटम कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम क्या कंटेन करता है, एटम के अंदर क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये क्या चीज है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड प्रोटॉन्स, पी से याद रखो, पी से क्या होता है, पी से ही प्रोटॉन्स होता है, राइट, और पी से ही पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पी से याद रखो, पी से प्रोटॉन्स, पी से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इन्हें हम कैनाल रेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेस कहते हैं, प्रोटॉन्स को कैनाल रेस, ठीक है, और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स, इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, ठीक है, खाली, ओके। सो अब एटम जो है वो इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टेबल है और बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। आगे एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपने पास रखता है, ओके। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम कैथोड रेस भी कहते हैं, प्रोटॉन्स को कैनाल रेस भी कहते हैं, न्यूट्रॉन्स कुछ भी नहीं, जीरो चार्ज होता है इसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर जीरो चार्ज होता है। आई होप सो जो अभी तक पढ़ाया, भी तो स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा भी इजी लेवल होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने एटम की डिस्कवरी करी, ठीक है। इससे पहले हमें एटम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, अब पता लगेगा। बट अभी आपने क्या करना है, इसे सारा जो लिखा है मैंने नोट करना है अभी नोटबुक में, ठीक है। साथ के साथ नोट्स बनाने हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो, तो फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। अब हम देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि आप ये देख सकते हैं, ये स्फीयर है, ठीक है। ये एटम के अंदर ये जो सर्कल्स है आपको दिख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड ये क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर है, और ये जो खाली खाली जगह है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जो सर्कल से बने हुए ना, वो क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ये सारा क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एक एटम कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, ये देखो सर्कल से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। एंड सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल है, खाली है, जीरो। अब उन्होंने क्या किया, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम ने रिलेट किया एटम को वाटरमेलन के साथ, ठीक है। उन्होंने वाटरमेलन को, मतलब एटम को वाटरमेलन के साथ रिलेट किया। उन्होंने कहा कि वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट होता है ना, रेड एडिबल पार्ट, लाल लाल जो होता है पार्ट, रेड होता है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और जो सीड्स होते हैं ना, उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स, ठीक है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसने जस्ट रिलेट किया अपनी थ्योरी जो एटम का था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को उसने वाटरमेलन के साथ रिलेट करके दिखाया है कि उसके अंदर जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो रेड एडिबल पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स इट। और उन्होंने कुछ नहीं बताया। और उन्होंने एक और चीज बताई पुडिंग के बारे में, ठीक है। जो क्रिसमस में पुडिंग होती है ना, आप मान सकते हैं जैसे कि खीर आप सबने खाई होगी, राइट। खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम, किशमिश वगैरह, राइट, काजू, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो खाली दूध बचा है वो पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह पुडिंग में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्या है हमारे पास, ड्राई
फ्रूट्स क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इज इट क्लियर? थॉमसन ने कुछ खास नहीं बताया, बस उन्होंने बताया कि एक एटम एग्जिस्ट करता है, राइट। स्टार्टिंग बहुत ही पुरानी बात चल रही है, राइट। तो यहां से केमिस्ट्री की आप कह सकते हैं शुरुआत हुई, हमें पता लगा कि एटम भी कोई चीज होती है, राइट। एटम क्या है, एटम के अंदर सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक पॉजिटिवली चार्ज फेयर से बना होता है, राइट। ये पॉजिटिवली चार्ज फेयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फिर उसने अपनी थ्योरी को वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया, रिलेट किया। उसने बताया रेड एडिबल पार्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, सीड्स को उसने रिलेट किया इलेक्ट्रॉन से, पुडिंग उन्होंने बताया कि ड्राई फ्रूट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दैट। आई होप सो आपको थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इजी लगा होगा एंड समझ भी आई होगी। काम क्या आपका, नोट करना है इसे, ओके। इसके बाद हम रदरफोर्ड का मॉडल करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपका काम क्या है, नोट करना। चलो नोट करो फिर। करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये एक्सपेरिमेंट का सारा सेटअप वगैरह मैंने लिख दिया है, बना दिया। इसको समझते हैं क्या है। सबसे पहले ये जो डब्बा सा बना है, ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल का। अब आप सोच रहे होंगे अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, अल्फा मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपने हीलियम देखा होगा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, हीलियम 2+। इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, और दोनों इलेक्ट्रॉन आप दे दो किसी को, तो क्या बच जाएगा, हीलियम का मतलब कि हीलियम का सिर्फ एक न्यूक्लियस बच जाएगा, ठीक है। उस चीज को हम हीलियम 2+ को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ, देखो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी तो होता है ना, बीच में सेंटर में छोटा सा, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, जब मैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो अल्फा पार्टिकल बन गया। अल्फा पार्टिकल मतलब न्यूक्लियस बच गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचा, उसके पास अकेला न्यूक्लियस बचा। न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल होता है। वो अल्फा पार्टिकल ये है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। और ये क्या है, ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड। अब रदरफोर्ड जो थे बहुत अमीर इंसान थे, तो उन्होंने गोल्ड का लिया, गोल्ड से एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सो गोल्ड फॉयल ली। ये क्या हमारे पास, ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्ट करता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं क्या, ये हमें बताता है। ये जिंक सल्फाइड से बना है, इसे हम डिटेक्टर कहते हैं, या हम इसे फ्लोरोसेंट शीट भी कह सकते हैं, ओके। इतनी चीज क्लियर है, ओके। तो क्या हो रहा है, इधर देखो ध्यान से, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ठीक है, ये सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, और ये गोल्ड फॉयल। अब सवाल ये उठता है कि गोल्ड फॉयल ही क्यों ली रदरफोर्ड ने। वो इसलिए ली क्योंकि बहुत मेलिएबल होती है। मेलिएबल मतलब कि बहुत ही थिन पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सकती है। इसमें से इजीली अल्फा पार्टिकल पास हो सकते हैं, इसमें से इजीली अल्फा पार्टिकल्स पास हो सकते हैं। किसमें से, गोल्ड फॉयल में से, ओके। इसलिए उसने कोई और चीज नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड फॉयल ली, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने बताया, ये देखो ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इजीली गोल्ड फॉयल से निकल रहे हैं, और हमें बता कौन रहा है, डिटेक्टर बता रहा है कि यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। करीब 12,000 पार्टिकल्स थे। कैन यू इमेजिन, 12,000 पार्टिकल्स जो थे अल्फा पार्टिकल्स, उस मतलब सीधा निकल गए। उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल ही था, 12,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल था जो कि वापस आ गया। सारे पार्टिकल्स क्या थे, सीधा जा रहे थे, ठीक है। सारे पार्टिकल्स क्या थे, सीधा जा रहे थे, ठीक है। उनमें से सिर्फ एक ही पार्टिकल था जो कि यहां से गया, ठीक है, एंड वापस आ गया। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ यहां पर, ठीक है। ये देखो ना, हाँ, 12,000 टोटल अल्फा पार्टिकल थे जो कि सीधा निकल गए। उनमें से सिर्फ एक ही था पार्टिकल जो कि ऐसे गया। देखो ये हमारा गोल्ड फॉयल है मान लो, और ये अल्फा पार्टिकल, यहां से अल्फा पार्टिकल निकला और टकरा के वापस आ गया। कुछ तो चीज रही होगी वहां पर जो कि ऐसे आया और एक पार्टिकल टकरा के चला गया। जरा सोचो, कुछ तो होगा, राइट। यहाँ पे इसका मतलब कुछ है जिससे टकरा के अल्फा पार्टिकल वापस आया। अब वो चीज क्या है, रदरफोर्ड सोचने लग गया कि कुछ तो होगा, तभी तो, ठीक है ना, वापस आया एक पार्टिकल। तो वो पार्टिकल वापस क्यों आया,
अब मेरी बात सुनो, वो इसलिए वापस आया क्योंकि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी तो होता है, राइट। न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है और ताकतवर होता है, तो वो एक पार्टिकल यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से टकराया एंड वापस आया, रीबाउंड, वापस आया, ठीक है, बाउंस बैक। ओके, 12,000 पार्टिकल सीधा गए, उनमें से सिर्फ एक पार्टिकल था जो कि वापस आया टकरा के। किससे टकराया? न्यूक्लियस से टकराया। और इससे उसे पता लगा, किसे? रदरफोर्ड को, ये एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज होता है, हमें ऑलरेडी पता है, राइट। तो आई होप सो आपको अब समझ लग गई होगी। दोबारा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, गोल्ड फॉइल में से इजिली जा रहे हैं, बट अल्फा 12,000 में से सिर्फ ओनली 1 पार्टिकल बाउंस बैक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे कुछ तो रहा होगा, तभी तो वापस आया। ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है एक, और ये वापस आ गया टकरा के। ऐसा क्या? कुछ तो रहा होगा ना, तभी टकराया। वो कुछ क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस प्रकार न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? रदरफोर्ड ने करी। आई होप सो आपको समझ आ रही है। इसे नोट करो, डायग्राम बनाओ, उसके बाद मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगी कि अगर आपको एग्जाम में आता है तो किस तरह से आपने थ्योरी लिखनी है, ठीक है। पहला काम नोट करो, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद मैं थ्योरी लिखवाती हूँ। चलो फटाफट नोट करिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था? अभी मैंने डायग्राम बनाया था रदरफोर्ड का, उसके अंदर हमने क्या देखा था? उसके अंदर देखा था कि 12,000 अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल में से निकल रहे हैं, गोल्ड फॉइल से टकरा के नहीं, मतलब उससे पास हो रहे हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल ये गोल्ड फॉइल से इजीली पास हो रहे हैं, ठीक है, और डिटेक्टर हमें बता रहा है। बट उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल था जो कि ऐसे, मतलब कि यहाँ पे कुछ टकराया एंड वापस आ गया। वो कुछ क्या था? न्यूक्लियस था। ये चीज़ हमें समझ लग चुकी है। अब जो मैंने आपको बोल के अभी बताया वो मैंने सारा थ्योरी में लिखवाया है, ठीक है, सारा एनसीईआरटी से ही है। सो आपका काम क्या है? कंसंट्रेशन इधर, ठीक है, समझाने के बाद नोट भी करना है, पहले समझ लो, ठीक है। He selected a gold foil because he wanted as a thin layer as possible. उन्होंने गोल्ड फॉयल ही क्यों सिलेक्ट करी? वो कॉपर, एल्यूमिनियम कुछ भी ले सकते थे, स्टील कुछ भी, है ना, बट उन्होंने गोल्ड ही क्यों लिया? क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थिन लेयर, क्योंकि वो बहुत ही पतली शीट में कन्वर्ट हो सकता है गोल्ड, ठीक है। थिन लेयर उसके लिए उन्होंने गोल्ड की, ठीक है, जो जितनी पॉसिबल हो सकती थी उतनी ली गोल्ड फॉयल की थिन लेयर, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। ये क्या होता है? हीलियम 2+ की बात हो रही है। अब डबली मतलब 2+ आयंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। ज्यादातर, ठीक है ना, जो अल्फा पार्टिकल थे सीधा ही पास हो गए। ये चीज तो हमें पता लग चुकी है। आगे, Some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles. जैसे कि इधर देखिए, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स था और यहाँ पे गोल्ड फॉयल है, मान लीजिए। यहाँ से क्या हो रहा है? ऐसे 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 जा रही है सीधा, ये हमें डिटेक्टर बता रहा है, बट क्या हो रहा है? कह रहे कुछ जो है ऐसे, ठीक है ना, मतलब कि स्ट्रेट जा रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी थी ना, कहाँ गई वो? हाँ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। और ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट भी हो रही है, ठीक है, कुछ एंगल पे। Some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appear to rebound. सरप्राइज वाली बात ये थी, 12,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल रीबाउंड हो गया, बाउंस बैक हो गया। ये चीज क्लियर है? ओके। तो अभी मतलब कि एक पार्टिकल आया और वो टकरा के, कुछ चीज से टकरा के वापस आ गया। वो क्या होगी? कुछ तो होगा ना वहां पे जिससे वो टकराया और वापस आ गया। वो क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। इस प्रकार न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। अब ये इमेजिन किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट से, हमने वो पढ़ेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। बिल्कुल, कह रहे ज्यादातर जो एटम के अंदर स्पेस होगी वो खाली होगी, एम्प्टी होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो ना, अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहे हैं, मतलब एटम के अंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए तो खाली है ना वो, न्यूक्लियस के अलावा तो कुछ है ही नहीं। और ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये होता है ना एटम के अंदर। वो क्या कह रहा है? ज्यादातर, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस
ज्यादा जो है, आधे से ज्यादा जो स्पेस है वो खाली है एटम के अंदर, ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल सीधा पास हो रहे हैं। 12,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल ही वापस आया था, ठीक है। देखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल से, ये रही गोल्ड फॉयल हमारी, गोल्ड फॉयल से पास कर गए थे विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। ओके, नाउ कंक्लूजन, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट था, ये कंक्लूजन का कि हमें इससे क्या मिला, न्यूक्लियस की डिस्कवरी मिली। देखो, द पॉजिटिवली चार्ज आएगा, द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये एटम है ना, ये जो बीच में जो होता है ना, ये बहुत ही छोटा सा, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की डेफिनेशन है, ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है एटम का, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। अब देख सकते हैं आप, ये हमारा न्यूक्लियस है एंड ये हमारा, ठीक है, शेल है। अब ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व करते हैं आसपास, इर्द गिर्द, किसके, न्यूक्लियस के, ठीक है, ये चीज कही है इसने। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ये देखो, एटम का साइज ये है और न्यूक्लियस का साइज ये है। ऑब्वियस है, एटम के साइज से न्यूक्लियस का साइज तो छोटा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आप रह रहे हैं घर में, घर के अंदर, अब देखो, कोई बड़ी चीज के अंदर छोटी चीज आ सकती है, जैसे डब्बे के अंदर डब्बा, जैसे बड़े पतीला, फिर छोटा पतीला, फिर उसके अंदर और छोटा पतीला, जैसे किचन में नहीं डालते सेटअप करके, ये एक बहुत बड़ा पतीला है, उसके अंदर छोटा पतीला आ सकता है ना, फिर उससे और छोटा आ सकता है, राइट। उसी प्रकार ही यहाँ पे क्या बात हो रही थी, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज तो छोटा ही होगा ना इस एटम से, तभी तो उसके अंदर है, ठीक है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जैसे कि अब घर है, घर बहुत बड़ा, उसके अंदर छोटी चीज आ सकती है, जैसे हम ह्यूमंस, ठीक है, आप रह सकते हो क्योंकि हम छोटे हैं। उसी तरह घर क्या है, घर क्या है, जल्दी, ये हमारा एटम है, न्यूक्लियस क्या है, हम है, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, दोबारा फटाफट पढ़ लेते हैं। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड एज अ थिन लेयर, क्योंकि उसे थिन लेयर चाहिए थी। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल से, 12,000 में से एक वापस आया। ऑब्जर्व क्या किया, आधे से ज्यादा स्पेस खाली है एटम की, एम्प्टी है। बिकॉज क्यों है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पास हो गए गोल्ड फॉयल से बिना डिफ्लेक्ट हुए। पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एटम का क्या होता है, न्यूक्लियस कहलाता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, किसके, न्यूक्लियस के आसपास। साइज जो एटम का बहुत छोटा है, किसके साइज से, एटम के साइज से। ओके, न्यूक्लियस का साइज इज वेरी छोटा देन एज कंपेयर टू एटम। इज इट क्लियर? ओके, काम क्या है, नोट करना है। उसके बाद ड्रॉबैक्स बताऊंगी। ड्रॉबैक्स मतलब कमियां, ठीक है, कमियां। अभी तो हमने इसकी अचीवमेंट देखी ना, इससे पहले हमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, हमें बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। हमने अभी तक एटम की डिस्कवरी कर ली, न्यूक्लियस की कर ली, अभी हम इसकी कमियां देखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या ड्रॉबैक किया था इसका। ओके, तो नोट कीजिए फटाफट, फिर हम ड्रॉबैक्स देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के। अभी तक हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा, ऑब्जर्वेशन देखी, कंक्लूजन देखा। उसके बाद अब हम देखेंगे कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इनसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था प्लैंक, मैक्सवेल प्लैंक। उन्होंने बताया कि अगर कुछ भी, मतलब ठीक है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, मूव करता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो वो एनर्जी लॉस करेगा ही करेगा। ये चीज़ उन्होंने कही, ठीक है, ध्यान से सुना। उसके बाद आए रदरफोर्ड, उन्होंने बताया द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। कह रहे अब ये न्यूक्लियस है और ये हमारा शेल है, ठीक है, उसके आसपास घूमना स्टेबल नहीं है। उसके लिए क्या कहा इन्होंने, एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल नहीं है इसके आसपास घूमना। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी। अब ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एक शेल से दूसरे शेल जाएगा, रिवॉल्व करेगा इधर उधर, तो कुछ एनर्जी तो लॉस होगी ही ना,
ठीक है, तो does the revolving electron loss energy लॉस करेगा एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, वो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है घूमते 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 न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाएगा और एटम खत्म। समझ रहे हो? इफ दिस वर, अगर ऐसा हो गया, सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। एटम क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एटम तो स्टेबल होता है, राइट? सो बट एज वी नो एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज उन्होंने गलत बताई। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। कह रहे रेवोल्यूशन, जो इर्द गिर्द घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के, ठीक है, वो स्टेबल ही नहीं है। नवी बात ही कह दी। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सलरेशन, एक्सलरेशन तो लगेगी ना अगर इलेक्ट्रॉन हिलेंगे। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी, ठीक है, लॉस एनर्जी तो होगी, ठीक है ना, एनर्जी लॉस तो होगी ही होगी अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक्सलरेट करेंगे। समझ रहे हो? एनर्जी लॉस होगी ही होगी अगर ऐसा हुआ एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। घूमते 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 इलेक्ट्रॉन गया 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 अंदर ही चला जाएगा। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। क्या हो जाएगा वो? हाईली अनस्टेबल। ठीक है, ये तो मैंने अभी जस्ट लिखा है समझाने के लिए। आपको अपनी नोटबुक में बस यहाँ तक नोट करना है एंड ये डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ लगी होगी ड्रॉबैक्स क्या है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के। फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, अब हम करेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का क्या मतलब है? देखो, अब ये जो शेल है ना, दूसरा शेल, तीसरा शेल, मतलब ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास शेल्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जैसे कि आपने सीढ़ियां देखी, जैसे कि ये सीढ़ी है, उसकी अगली सीढ़ी ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कोई एक ही डिस्टेंस पे होती है, नहीं कोई एक सीढ़ी इधर है तो एक सीढ़ी इधर है, राइट? ऐसे नहीं होता ना। डिस्क्रीट मतलब एक्यूरेट प्रॉपर डिस्टेंस पे आप कह सकते हैं। ठीक है, ये सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे सीढ़ियां, मतलब कि एक प्रॉपर डिस्टेंस है उनके बीच में, राइट? तो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स वो होते हैं। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियस है और बहुत सारे शेल्स होते हैं। ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस शेल को, पहले शेल को ना न्यूक्लियस के जो बहुत पास में होता है, हम के शेल कहते हैं। न्यूक्लियस के दूसरा शेल एल होता है, तीसरा एम एंड एन चौथा होता है। अब यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। n का मतलब क्या होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट में है ये? ठीक है, शेल कौन से ऑर्बिट में है? n मतलब ये पहले शेल k है, दूसरा l है, तीसरा m, चौथा n है। While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. मतलब जब ये एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। ठीक है, बट जब ये दूसरे शेल में जाएगा तब रेडिएट होगी एनर्जी, तीसरे में, चौथे में। ठीक है, आई होप सो बोहर थ्योरी समझ आ गई है। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, इन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं, of electrons. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. Electrons radiate नहीं करते एनर्जी। ठीक है, एक ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, बट जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तब एनर्जी रेडिएट होगी। इसे ही हम बोहर थ्योरी कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, डायग्राम एवरीथिंग अपनी नोटबुक में। ओके, नोट कर लो फटाफट से। अब हम करेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। आइसोटोप्स, आइसो का मतलब होता है सेम, ये लिखा ना आइसोटोप्स। आइसो का मतलब होता है, क्या होता है? सेम। ठीक है, आइसो मतलब सेम, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, बट मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसकी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, प्रोटियम। ये देखो,
ये जो नीचे लिखा होता है ना, ये इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जो ऊपर लिखा होता है इसे हम कहते हैं मास नंबर। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, मतलब सेम एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। ये देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, राइट। इसी तरह इनके नाम भी डिफरेंट है। इसे हम प्रोटियम कहते हैं, इसके पास मास नंबर 2 है ना, इससे ड्यूट्रियम मतलब 2 है इसका मास नंबर, ट्रीटियम 3 है ना मास नंबर, ठीक है। आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर इज डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का हमने देखा ना, नीचे 1 1 1 लिखा है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर चेंज हो रहा है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। इसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम कहते हैं। ये चीज क्लियर होगी। अब हम आगे जाएंगे और आइसोबार्स देखेंगे। जो आइसोबार्स है वो आइसोटोप से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, मतलब ऑपोजिट कह सकते हैं। अगर यहाँ पे आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है तो यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे अगर डिफरेंट मास नंबर है तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, दैट्स इट। उसी तरह अब देखो एटॉमिक नंबर क्या है, ये एटॉमिक नंबर होता है ना, नीचे वाला ये होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, पोटेशियम का भी, ये देखो मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये एटॉमिक नंबर होता है एंड ये मास नंबर होता है। ओके, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो एटॉमिक नंबर 18, यहाँ पे 20, यहाँ पे 19, बट मास नंबर क्या है, इसका डबल कह सकते हैं आप। मास नंबर क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है ना, सॉरी मास नंबर इज सेम। देखो मास नंबर क्या है, सेम है 40 40 40, बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। देखो नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, इधर 18, इधर 20, इधर 19, राइट। आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल हमने देख लिया। आइसोबार्स, आइसोबार्स में क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर सेम है ऊपर तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अगर इधर डिफरेंट मास नंबर है तो सेम मास नंबर, ठीक है। और मास नंबर ऊपर वाला होता है ना, ये मास नंबर होता है, इधर 40 है, इधर 40, इधर 40, मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। इसका देखो 18 है, इसका 20, इसका 19, ठीक है। तो आपको समझ लगी होगी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। काम क्या है, नोट कीजिए इसे, ओके, नोट करो नोटबुक में फटाफट, फिर हम आगे करते हैं। ओके, अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस थोड़े ट्राई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो 2 फॉर्मूलाज लिखे हैं मैंने इधर, उनके ऊपर ध्यान दो। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, याद रखो। एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है मास नंबर, मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। मास नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। सम के मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसमें बताना है सब कुछ जो पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर क्या है, क्लोरीन का जो नीचे वाला होता है वो एटॉमिक नंबर होता है Z, Z को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, मैंने Z लिख दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हो Z मतलब एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे लिखते हैं पहले एटॉमिक नंबर विच इज Z, कितना है 17। अगर मास नंबर पूछे तो ऊपर वाला मास नंबर होता है, हाँ जी मास नंबर होता है ना ऊपर वाला, बताया था मैंने भी। तो मास नंबर मतलब A से डिनोट करते हैं, देखो ये रहा मास नंबर A। तो मास नंबर कितना दिया हमें, 35 दिया। अब हमने निकालने हैं, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा न्यू प्रोटॉन्स निकालो, ठीक है। अभी आपको पता है कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के इक्वल है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के। हमें निकालना क्या क्या, मैं इधर लिख देती हूँ। हमें एक तो सबसे पहले हमें निकालना है एटॉमिक नंबर, क्वेश्चन में जो जो पूछा गया वो लिख रही हूँ, ठीक है। एटॉमिक नंबर निकालना है क्वेश्चन में हमें, मास नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। आ रही है समझ, ये 1 2 3 4 5 टोटल 5 चीजें हम 4 के 4 पार्ट्स में निकालेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर पता लग गया, मास नंबर, एटॉमिक नंबर नीचे वाला, मास नंबर ऊपर वाला होता है। उसके बाद हमने निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखिए जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स के इक्वल भी और इलेक्ट्रॉन्स के भी, मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है,
तो एटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करती हूँ मैम। प्रोटॉन्स देखो, अगर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के इक्वल है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के, तो एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन्स भी 17 होंगे, राइट। लास्ट चीज हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करनी है, राइट। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ यहाँ पे, मास नंबर को ऐसे लिखते हैं, क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो मास नंबर हमें क्या दिया हुआ है, हमें देखो ऊपर 35 दिया ना, यहाँ लिखा था मैंने 35 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 17 है। इज इट क्लियर और नॉट। और हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब आप माइनस करोगे, देखो ना 35, यहाँ पे 35 लिखा है ना मैंने, 35 को जब मैंने 17 से माइनस किया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे कि नहीं निकलेंगे, टेल मी। तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 18 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म। अब आते हैं सेकंड पे। सबसे पहले नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर होता है। ये चीज तो हमें पता है कि नहीं पता, जल्दी बताइए। हाँ, तो अब एटॉमिक नंबर मतलब Z कितना है यहाँ पे, 17 है। A मतलब मास नंबर कितना है यहाँ पे, 37 है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना होता है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है आपस में, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो एटॉमिक नंबर है वो ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 17 ही हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, और प्रोटॉन्स भी सेम ही होंगे, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 17 होंगे। क्या पहले बताओ, इतनी चीज समझ लगी आपको। हाँ, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो कैसे फाइंड करेंगे हम। हमारे पास फॉर्मूला है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ए हमने क्या निकालना है, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है। मास नंबर कितना है, देखो मास नंबर 37 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, इसको मैं इधर जाके माइनस कर दूंगी तो 20 आंसर आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 20। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको, हाँ जी, आ रही है समझ। अब देखो इधर देखो थर्ड पार्ट की तरफ। सबसे पहले नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, देखो नीचे वाला Z मतलब एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर, ओके। तो देखिए ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, तो Z मतलब 20 एंड मास नंबर मतलब A। मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं, तो मास नंबर क्या हमारे पास 40 है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों सेम ही तो है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स। ये सब कितने हैं, 20 है, ठीक है। तो हमें 3 चीजें पता लग चुकी हैं नहीं 4 लगी हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और क्या है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास A मास नंबर कितना है, यहाँ लिखा था 40 है, ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स ही लिख दिया मैंने, तो प्रोटॉन्स आएगा इधर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 20 है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
ठीक है, 40 में से 20 माइनस कर लो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ, इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 20 आ गए। क्या ये चीज क्लियर हो रही है आपको? हाँ जी। तो हमने 5 की 5 चीजें निकाल ली, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप सो ये एग्जांपल समझ लगी होगी आपको। अब हम करेंगे आर्गन का। सबसे पहले नीचे ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो Z हमारे पास क्या है, 18 है। मास नंबर कितना है, ऊपर वाला मास नंबर होता है ना, ये देखो मैंने समझाया, ऊपर वाला मास नंबर विच इज A एंड नीचे वाला एटॉमिक नंबर Z। Z मतलब 18 एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना दिया हमें, 20। दो चीजें होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वली होते हैं एटॉमिक नंबर के। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यहाँ पे है 20, तो आंसर आ जाएगा 20। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, प्रॉपर उन्हें बताना है, ठीक है, नोटबुक मतलब उस शीट पे लिखना आपने, ए मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे लिख के पूरा बताना। मास नंबर कितना है, 20 है ना ये देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 20 है, राइट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 0, है ना। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, मास नंबर कितना है, इधर 40 आएगा, हाँ ये गलती हुई है, इधर 40 आएगा, ठीक है, मास नंबर 40 है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी है, ठीक है, 40 आएगा। सो मास नंबर यहाँ पे 40 है ना, प्लस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगी लिखने में, यहाँ पे 20 नहीं 40 आएगा, तो मास नंबर 40 हो जाएगा। ए जिसे मास नंबर कहते हैं ना, मास नंबर को हम ए कहते हैं, ठीक है, तो मास नंबर 40, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 20 हैं। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 में 20 माइनस किए 20 आ जाएंगे, सो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल गए। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एवरीथिंग मैंने समझा दिया आपको विद 4 एग्जांपल्स। आई होप सो समझ लगी होगी। काम क्या आपका, नोट करना है एग्जांपल्स को, ओके, खुद से समझ के, ठीक है, एक एक प्रॉपरली। आपको बस ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, ओके। आगे है मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों फॉर्मूलाज के बेसिस पर हम ये सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं, ठीक है। नोट करो एग्जांपल्स को अपनी नोटबुक में, ओके। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए 1 से लेके 19 तक हमें एलिमेंट्स याद होने चाहिए। हमें हर एक एलिमेंट, अगर आपसे पूछा जाए 16 एटॉमिक नंबर जिसका है, उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ठीक है ना, मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ना एलिमेंट्स देखते हैं 1 से लेके 20 तक, ये याद होंगे तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आएगी, ओके। फर्स्ट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। 1 से लेके 10 तक ये हो गए। 11 से लेके 20 तक देखो। 11 से लेके 18 तक मैंने खुद से एक ट्रिक बनाई है लर्न करने के लिए, तो सुनो। ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से कल आ रहे हैं, ओके। ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से कल आ रहे हैं। ना मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देन 1920 होता है पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। इसको लर्न ऐसे, आप ट्रिक लिख रही हूं मैं, ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से कल आ रहे हैं, ठीक है। देन ये पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। फिर उसके बाद सबसे पहले देखो, ये हमारा होता है न्यूक्लियस। ये जो पहला शेल होता है उसे हम K कहते हैं, जो दूसरा शेल होता है उसे L कहते हैं, थर्ड वाला शेल M एंड फोर्थ मतलब लास्ट वाला शेल होता है N।
पहला शेल K, L, M एंड N। सो K शेल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, L में 8, M 18, N में 32। ये एक रूल होता है, इस रूल के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। जैसे पहले शेल में 2 तक भर सकते हैं हम, ठीक है, L में 8 तक, M में 18 तक, N के अंदर 32 तक। तो ये चीज मैं इधर लिख देती हूँ, K, L, M, N 2, 8, 18, 32, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सो हम पहले शेल के अंदर 2 तक भर सकते हैं ना, तो 1 हमारा आ सकता है। तो हाइड्रोजन में 1 आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम की 2 आएगी। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 नहीं आएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि पहले शेल में हम 2 तक, सबसे पहले ये होता है ना कि पहले शेल में हमें 2 तक भरने होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, फिर जितने बच गए वो दूसरे शेल में, L वाले शेल में आ जाएंगे, ठीक है। फिर 4 के अंदर बेरिलियम के अंदर क्या होगा, 2,2। ये कंपलसरी है, पहले शेल में 2 तो भरे ही होने चाहिए, ठीक है। 2,2 आ जाएगा, फिर 2,3, ठीक है, इनको प्लस करोगे 5 ही आएगा एटॉमिक नंबर। देन 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। अब इधर देखो, ये है K शेल, K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। फिर L शेल है ना, L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं यहाँ पे, तो ये फुली फिल्ड, ये स्टेबल हो गया, इसे हम कहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसे इरेज कर देते हैं हम, इसे इरेज कर रही हूं मैं, ठीक है। अब देखो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 पहले शेल में, क्योंकि 2 तक भर सकते हैं हम, राइट। दूसरे शेल में 8। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 9 आ जाए, है ना, 9 + 2 11 हो जाता है, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूसरे शेल में सिर्फ हम 8 तक भर सकते हैं, राइट, 8 तक भर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। और जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच गए वो M शेल में चले जाएंगे, 2,8,1 आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देन 2,8,2, 8 + 2 10 + 2 12 हो गया ना, ठीक है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और थर्ड वाले शेल में 2 आ गया। देन 2,8,3, फिर सिलिकॉन 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8 आ गया, राइट। यहाँ तक आ गया ना। अब मैं ये चीज यहाँ पे लिखती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। K शेल में 2 तक भर सकते हैं, L में 8, M 18, N 32, यही चीज होती है ना। ओके, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। पोटेशियम और कैल्शियम का लिखेंगे हम, राइट। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, है ना। सो 2,8, राइट, और कितने रह गए, 9 रह गए ना। तो आप सोच रहे होंगे 9 आएगा थर्ड वाले शेल में, क्योंकि 18 हम थर्ड वाले शेल में 18 तक भर सकते हैं ना, आप ये सोच रहे होंगे, राइट। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम अपने आप को ज्यादा स्टेबल इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में पाता है, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि 18 हाफ है ना, 9 यहाँ पे 9 आ रहा था ना, हाफ है, ठीक है। तो उसने क्या सोचा, मतलब डिवाइड होना, जैसे कि 2,8,1 आएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टेबल अपने आप को महसूस करता है, ठीक है। देन यहाँ पर भी ये चीज होगी 2,8, यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो, 10 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं मानती हूँ यहाँ पे 18 तक भर सकते हैं, बट अब ये जो एलिमेंट है ना, ये अपने आपको स्टेबल कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में बात है, 2,8,2, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हमें ये चीज याद होनी चाहिए। रूल है, पहले शेल में 2 ही भर सकते हैं, L वाले में 8, M वाले में 18 एंड N वाले में 32 भर सकते हैं, राइट। हमें इस रूल को पता होना चाहिए, हम 1 से लेकर 20 तक लिख सकते हैं। इसको करने के लिए आपको एलिमेंट्स के नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, लर्न भी कैसे करना है सब पता है। अब आप इसे नोट करो, अपनी नोटबुक में लिखो, ठीक है।
इनके इस चैप्टर क्या नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कोई भी वीडियो में, मतलब कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का लिंक डाला हुआ है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी को निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आओ, फिर वैलेंसी पे आना, ठीक है। अब वैलेंसी देखते हैं, वैलेंसी क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत होता है, राइट। सबसे पहले हमारे पास 4 शेल होते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये 1 2 3 और ये चौथा शेल, इसका नाम होता है के, इसका नाम एल, इसका एम एंड इसका एन, राइट। के एल एम एन शेल, 4 शेल होते हैं टोटल। ओके, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तक भर सकते हैं, एल में 8 तक, एम में 18 तक और एन में 32 तक। ओके, सो अब ध्यान से समझना मेरी बात, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और पहले शेल में हमें 2 तक भरना कंपलसरी है, ये एक रूल है, ठीक है, ये एक रूल है, इतना तो हमें भरना ही भरना है, ठीक है। सो पहले शेल में 2 तक भरने ही भरने होते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब 2 तक भरने हैं, मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। नहीं समझ आ रहा है कि एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 2 रुपए की कोई चीज खरीदनी है, ठीक है, मान लो कुछ भी, ठीक है, 2 रुपए की एक टॉफी खरीदनी है, मान लीजिए, जस्ट मानना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए की आपको टॉफी खरीदनी है, बट आपके पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपीज है, आपको 2 रुपीज की टॉफी खरीदनी है, आप क्या करोगे, किसी से 1 रुपया मांगोगे, बिल्कुल 1 रुपया मांगोगे, आपके पास 2 रुपए हो जाएंगे। दोबारा सुनो, आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपए की टॉफी आती है, आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपए की टॉफी आती है, आप क्या करोगे, मतलब 1 रुपीज का कॉइन आप किसी से लोगे, फिर आपके पास 2 पूरे हो जाएंगे। अब क्या मतलब है यहाँ पे ये आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपए की टॉफी, आप एक किसी से लोगे, ठीक है, जो आप लोगे ना, मतलब कि जितने आप लोगे उसे हम कहते हैं वैलेंसी, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड पे कॉलम बना रही हूँ, वैलेंसी का है, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। वैलेंसी अब समझ आ रही, इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, हम इंसानों की भाषा में पैसे के प्रति चाहत, ठीक है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हीलियम। अब आप मान लीजिए इसका मतलब एटॉमिक नंबर वैसे तो 2 होता है, अब आप मानो एग्जांपल से समझो इस चीज को, ओके, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, खुद को मानो आपने 2 रुपीज की टॉफी खरीदनी है, एग्जाम्पल के रूप में समझो, आपको 2 रुपीज की टॉफी खरीदनी है, राइट, और आपके पास 2 रुपीज ही है, क्या आप किसी से पैसे लोगे, नो। क्या आप किसी को पैसे दोगे, आप क्यों चाहोगे मेरे 2 रुपए में से 1 रुपया भी जाए और मैं टॉफी ना ले पाऊं, राइट। सो आप नहीं चाहोगे किसी से लेना और ना ही किसी को देना 2 रुपए में से, राइट। तो 2 रुपए में से आप ना किसी को देना चाहते हो ना ही लेना चाहते हो, मतलब आपकी पैसे के प्रति चाहत है 0, राइट, आपकी पैसे के प्रति चाहत है 0। इट मींस अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ही पहले शेल में भर सकते हैं, मतलब इसकी वैलेंसी 0 होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति चार्ज 0 होगी। आपको कोई पैसा नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास 2 रुपए हैं ऑलरेडी, बिल्कुल, तो 0 होगी वैलेंसी। ओके, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी, 0। अब समझ आ रही है मैंने पहली लाइन क्या लिखवाई थी, वैलेंसी होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, यहाँ पे चाहत 0 है, वैलेंसी 0 है। ओके, नेक्स्ट लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसकी ये मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ये वाली साइड। ओके, 2,1 है, पहले शेल में हम 2 ही भर सकते हैं। ओके, दूसरे शेल में हम 8 तक भर सकते हैं। अब क्या होगा, अब मान लीजिए अब आप टॉफी खरीदने जा रहे थे 2 रुपए की, राइट, अब आपके पास 2 रुपए तो है बट 1 रुपया एक्स्ट्रा है, अब आपको सिर्फ टॉफी खरीदनी है। अब आप भाई अमीर बंदे, 1 रुपया एक्स्ट्रा क्या करना अपने को, है ना, आप 1 रुपया किसी को दान दे दोगे, राइट, आप अमीर बंदे, ठीक है, आप दान दे सकते हैं 1 रुपया, बिल्कुल दे सकते हो। तो आप क्या करोगे, आपको जरूरत ही नहीं है 1 रुपीज की, राइट, तो 2 रुपीज की टॉफी आनी है हमारी, जस्ट मानने को कहा एग्जाम्पल ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। सो आप क्या करोगे, 1 रुपीज दान दे दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो दान दिया वो 1 हमारी वैलेंसी होगी, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें 2 रुपए मतलब 2 पहले शेल में 2 ही भरने कंपलसरी है, जैसे ही एक लूज करेगा ना इसके पास 2 हो जाएंगे, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। अब आ जाओ बेरिलियम। अब आपके पास 4 रुपए, 4 रुपए, आपकी टॉफी 2 रुपए की आनी, 2 रुपए एक्स्ट्रा है, दान दो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, दानवीर बंदे, ठीक है। तो ये जो है ये जो लूज कर रहा है, देखो वैलेंसी की एक और डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, गेन मतलब हासिल करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को
गेन करना या इलेक्ट्रॉन को लूज करना, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, यहाँ पे लूज कर रहा है ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है उसे हम वैलेंसी कहेंगे। अब 2 रुपए की टॉफी अपनी 3 रुपए लॉस करो, बिकॉज हमें चाहिए ही नहीं, राइट। अब 4 रुपए, देखो ना ये क्या चाहता है, ये पहला शेल 2 होने चाहिए, राइट, तो ये 4 लूज कर देगा। कर सकता है कि नहीं कर सकता, जल्दी, तो 4 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ओके, आ रही है समझ कि नहीं आ रही, जल्दी से बताओ, पहले इतना बताओ, आ रही है? ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 जैसे ही लूज करेगा 2 आ जाएंगे इसके पास, क्योंकि पहले शेल में 2 भरना कंपलसरी है। ओके, अब देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर 5 है। अब अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, समझो इस चीज को, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? इसकी बजाय अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, वो ज्यादा इजी होगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो ज्यादा बेटर नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि अगर ये देखो ना 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू 3 लेना, है ना। 3 जैसे गेन कर लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, ये रहा हमारा। ठीक है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने कंपलसरी होते हैं, ये रूल है ना, मैंने आपको समझाया। तो इधर कितने आ जाएंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, गेन करना इलेक्ट्रॉन और लूज करना, इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। और मेरी भाषा में इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत इज कॉल्ड वैलेंसी। इज इट ओके? ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे शेल में 6 है और यहाँ पे 8 है। अब इसे 8 कंप्लीट करने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके गेन करके 8 कंप्लीट कर सकता है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। गेन कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके अंदर, इसके 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसे हम ऑक्टेट कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने को ना ऑक्टेट कहते हैं सॉरी। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनिए, ये अब नियॉन ना सेलिब्रिटी बन रहा है। क्यों? देखो, पहले शेल में 2 है, इधर 2 ही चाहिए हमें। दूसरे शेल में 8 है, इधर 8 ही चाहिए। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन्स के प्रति चाहत 0। क्यों? ये स्टेबल है। इसे मतलब जैसे कि मान लीजिए सलमान खान है, उसे आप 1 रुपया जाके दोगे, वो कहेगा मेरे पास तो बहुत है भाई, मैं क्यों लूं पैसे, राइट। समझ रहे हो? कहने का मतलब है इसे पैसे के प्रति कोई भूख नहीं है, इसे कुछ पैसा नहीं चाहिए, बिकॉज ये फुली फिल्ड है, जो स्टेबल बंदा है। ठीक है ना, इतने अमीर बंदे, सेलिब्रिटी को आप जाके पैसा दोगे, वो कहेगा मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे क्यों दे रहे हो आप, है ना। तो ये नहीं लेना चाहता, इसके पास ऑलरेडी पैसे हैं। ऑलरेडी पैसे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये नहीं लेना चाहेगा। मतलब इसकी पैसे के प्रति चाहत या इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत है 0 होगी इसकी, क्योंकि ये चाहता ही नहीं है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है ना, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये अभी हमने 1 से लेके 10 तक क्या करी है, वैलेंसी करी है, वैलेंसी निकाला। वैलेंसी हमें समझ आई। वैलेंसी का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन को हम लूज कर दें या हम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें और हम अपने स्टेबिलिटी स्टेबल बने, राइट। और मेरी भाषा में वैलेंसी होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, इज कॉल्ड वैलेंसी। इज इट क्लियर? 1 से लेके 10 तक समझ आई वैलेंसी कैसे निकालते हैं? अगर आई तो हम आगे करते हैं। ठीक है, सो इसे ना मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, लिखना है ना यहाँ पे। सो इसे मैं इरेज कर रही हूँ जो समझाया था मैंने। ओके, चलो, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। ओके, 2,8,1। अब वैलेंसी देखिए, वैलेंसी कैसे निकलेगी इधर। वैलेंसी के अंदर देखिए, यहाँ पे पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 है, तीसरे शेल में 18 चाहिए होता है। देखो, ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये तो स्टेबल बन जाएगा ना, 2,8 वैसे स्टेबल बना जाता है। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, स्टेबल। उसी तरह इन एलिमेंट्स को भी अपनी तरह ही समझो, तब समझ आएगी। तो ये स्टेबल बनना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दान भी, राइट। सो 1 लूज कर देगा, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। यहाँ पे वैलेंसी 2 हो जाएगी, यहाँ पे 3 लूज कर देगा, क्योंकि 2,8 स्टेबल है ना। ये देखो स्टेबिलिटी है, इसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं, स्टेबल है ये। ओके, ये चीज। ओके, सो 4 लूज कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 लूज कर देगा, 2,8 स्टेबल हो जाएगा। बट इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जैसे ही ये
3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा ना, इसीलिए ये क्या चाहता है, इसकी वैलेंसी 5 भी हो सकती है प्लस इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है। अब इसकी यहाँ पे 8 कंप्लीट करना चाहता है ना, इसे रेज कर देती हूं मैं। यू हैव टू वेट, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, हाँ, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसका 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो इसकी 2 वैलेंसी हो जाएगी। अब हम देखेंगे क्लोरीन का, क्लोरीन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, राइट, तो यहाँ पे हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो इसकी वैलेंसी होगी 1, ठीक है। अब देखिए, इसके तो पहले ही ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो मतलब ये स्टेबल है। अब जैसे कि इंसानों में देखिए क्या होता है, जो अमीर है उसे क्या पैसा चाहिए, नहीं चाहिए ना, उसी तरह ये सेलिब्रिटी मान लीजिए, अब आप सलमान खान को जाके पैसा दोगे, वो नहीं देगा, क्या तुम्हें तो स्टेबल है, हमें जरूरत ही नहीं पैसे की, उसी तरह ये भी स्टेबल है, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहते 0, सो 0 आ जाएगी इसकी वैलेंसी। अब ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये तो स्टेबल हो जाएगा ना, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे ये वाला, है ना, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी होगी 2। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। आई होप सो आपको समझ लगी होगी वैलेंसी के सारे कॉन्सेप्ट, हर एक डाउट आई होप सो क्लियर हुआ होगा। सो काम किया आपका, नोट करना है इसे, ओके, खुद से वैलेंसी बनाने की कोशिश करनी है, एलिमेंट लिखना है, ठीक है, फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कोशिश करना है वैलेंसी निकालने की, हो जाएगा आपसे, ठीक है। सो नोट करो फटाफट से अपनी नोटबुक्स में, ओके।